हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईएएस ऑफिसर को कौन कौन सी पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है और उन पोस्ट के हिसाब से एक आईएएस ऑफिसर को क्या सैलरी मिलती है। दोस्तों, जनरली यह एक मिसकंसेप्शन है कि एक आईएएस ऑफिसर को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अलावा आईएएस ऑफिसर को कहां कहां अपॉइंट किया जा सकता है और एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आईएएस में सिलेक्शन कैसे होता है। दोस्तों, आईएएस में सिलेक्शन के लिए जो एग्जाम होती है वो 3 लेवल पर होती है: आईएएस प्रीलिम्स, आईएएस मेंस रिटर्न एंड आईएएस मेंस इंटरव्यू। दोस्तों, प्रीलिम्स सिर्फ एक क्वालिफिकेशन एग्जाम होती है, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी रहता है, इसके स्कोर्स मैटर नहीं करते। लेकिन आईएएस मेंस और आईएएस इंटरव्यू के स्कोर्स मैटर करते हैं। इन दोनों के स्कोर्स का जो टोटल होता है उसके बेसिस पर रैंक निकाली जाती है और उस रैंक के बेसिस पर किसी कैंडिडेट को आईएएस दिया जाता है। अब दोस्तों, कोई कैंडिडेट आईएएस बनेगा या नहीं, यह 3 फैक्टर्स पर निर्भर करता है। पहला, सरकार ने कितनी वैकेंसीज निकाली है। वैकेंसीज न केवल टोटल वैकेंसीज बल्कि आईएएस की वैकेंसी जनरली यह 1000 के आसपास रहती है और आईएएस की वैकेंसीज अराउंड 180 to 200 रहती है। दूसरा जो फैक्टर है वो है कैटेगरी कि कैंडिडेट की कैटेगरी क्या है। एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को टॉप 100 रैंक में आना जरूरी है। एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अराउंड 300 की रैंक तक आईएएस मिल जाता है और एक एससी एसटी के कैंडिडेट को अराउंड 500 to 600 की रैंक तक आईएएस मिल जाता है। दोस्तों, यह अगेन नंबर ऑफ वैकेंसीज पर निर्भर करता है। और दोस्तों, जो तीसरा और एक छोटा फैक्टर है वो है कि कई बार कुछ कैंडिडेट आईपीएस, आईआरएस या आईएफएस को आईएएस के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं। ऐसी कंडीशन में उनको आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस मिल जाता है और जो लोअर रैंक का स्टूडेंट है उसको आईएएस अलॉट हो जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही एक कैंडिडेट का आईएएस में सिलेक्शन होता है उसको ट्रेनिंग के लिए मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में बुलाया जाता है। अब वहां पर ट्रेनिंग 2 साल की रहती है। दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान भी एक आईएएस ऑफिसर को सैलरी मिलती है जो अप्रोक्स 35,000 to 40,000 के पास आती है। दोस्तों, हालांकि बेसिक पे 56,100 है और डीए मिलाने के बाद यह अराउंड 59,000 है। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर ट्रेनिंग के दौरान जो भी खाना खाता है, कंज्यूमरेबल्स आइटम यूज करता है, यूनिफॉर्म पे जो खर्चा करता है, हॉर्स राइडिंग पे जो खर्चा करता है या उसके ट्रेनिंग के दौरान और दूसरे जो खर्चे होते हैं उनके अराउंड 10 to 15,000 आईएएस ऑफिसर से ही वसूल किए जाते हैं। और इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम और टीडीएस के लिए भी कुछ डिडक्शंस किए जाते हैं। तो अंत में आईएएस ऑफिसर के पास 35,000 to 40,000 ही बचते हैं। दोस्तों, ये जो खर्चे हैं ये सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान ही काटे जाते हैं। जब एक आईएएस ऑफिसर को रियल में सर्विस अलोकेट हो जाती है उसके बाद ये खर्चे डिडक्ट नहीं किए जाते क्योंकि ये एक आईएएस ऑफिसर को खुद की जेब से देने रहते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं एक आईएएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के बाद क्या पोस्ट मिलती है और उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या सैलरी होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम पे लेवल की बात करें। इंडियन गवर्नमेंट में पे लेवल 1 से लेकर 18 तक है और एक आईएएस ऑफिसर का जो पे लेवल है वो डायरेक्टली 10 से स्टार्ट होता है और एक आईएएस ऑफिसर को जो बेसिक पे है वो 56,100 मिलता है। अब दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर को पोस्टिंग 3 जगह मिल सकती है: डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टिंग को फील्ड पोस्टिंग कहा जाता है। यहाँ पर जो मेन फंक्शन होता है वो है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का। और दोस्तों, जो स्टेट और सेंट्रल लेवल पर पोस्टिंग है उनको हेड ऑफिस पोस्टिंग कहा जाता है। यहाँ पर एक आईएएस ऑफिसर का मेन फंक्शन है पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, पॉलिसीज बनाना। जनरली एक आईएएस ऑफिसर को 8 से 10 साल फील्ड लेवल पर गुजारने कंपलसरी होते हैं। सबसे पहले फील्ड लेवल पर एक आईएएस ऑफिसर को एसडीएम के रूप में लगाया जाता है जहां पर वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में ही होता है। उसके बाद उसको या तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। फिर जाकर उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया जाता है। तो आप देख सकते हो कि किसी का भी आईएएस में सिलेक्शन होने के बाद 9 साल के बाद उसको पोस्टिंग मिलती है और वहां पर उसकी सैलरी अराउंड 80,000 होती है। दोस्तों, यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक पे की बात करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे पर्क्स एंड अलाउंसेज हैं उनको हम बाद में देखेंगे। अब दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके इक्विवेलेंट स्टेट लेवल पर पोस्ट है ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेंट्रल लेवल पर पोस्ट है डिप्यूटी सेक्रेटरी। दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर को पहले छोटे डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट या कलेक्टर बनाया जाता है और उसके बाद उसको बड़े डिस्ट्रिक्ट जैसे कैपिटल सिटी हो गई, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गई, उनका कलेक्टर बनाया जाता है। और उसके बाद में आता है डिविजनल कमिश्नर। दोस्तों, डिवीजन एक 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप होता है।
तो डिविजनल कमिश्नर इन 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट का हेड हो गया। और इसमें भी दोस्तों सीनियरिटी मैटर करती है। एक डिवीजन जो या तो 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट का हो या जिसमें कैपिटल सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटीज आती हो, उनका डिविजनल कमिश्नर एक आईएएस ऑफिसर को 25 से 30 ईयर की सर्विस में ही बनाया जाता है। दोस्तों स्टेट लेवल पर जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो है चीफ सेक्रेटरी। जो चीफ मिनिस्टर है उसका जो सेक्रेटरी है उसको हम चीफ सेक्रेटरी कहेंगे और उसको सैलरी मिलती है अराउंड 2,25,000 और यह पोस्ट किसी भी आईएएस ऑफिसर को 34 ईयर की सर्विस के बाद मिलती है। दोस्तों चीफ सेक्रेटरी जो सेंट्रल लेवल पर सेक्रेटरी है, जैसे जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, फिनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, उनके जो सेक्रेटरी है उनके बराबर होती है। और दोस्तों इंडिया में जो सबसे बड़ी पोस्ट एक आईएएस ऑफिसर को मिल सकती है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। जो हाईएस्ट सैलरी एक आईएएस ऑफिसर को मिलती है वो है 2,50,000। दोस्तों कैबिनेट सेक्रेटरी बनने के लिए किसी भी कैंडिडेट को 37 ईयर से ज्यादा की सर्विस की जरूरत होती है। इसका मतलब अगर कोई कैंडिडेट 21 से 23 ईयर की सर्विस में आईएएस ऑफिसर बनता है तो ही उसको कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। अब दोस्तों कई बार आपने सुना होगा काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे IRDA हो गया, सेबी हो गया, काफी PSUs हो गई। तो दोस्तों ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबके हेड आईएएस ऑफिसर्स ही होते हैं और उनमें किस रैंक का आईएएस ऑफिसर हेड अपॉइंट किया जाएगा यह निर्भर करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटस पर। जैसे हम सेबी, RBI, इन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर सेक्रेटरी लेवल के आईएएस ऑफिसर को ही हेड बनाया जा सकता है, लेकिन काफी हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, काफी इंडस्ट्रियल बॉडीज होती हैं, उनके हेड एक आईएएस ऑफिसर को लो रैंक पर भी बनाया जा सकता है। अब दोस्तों हम एक आईएएस ऑफिसर को बेसिक पे के अलावा कौन कौन से पर्क्स एंड अलाउंसेज मिलते हैं उन पर नजर डालते हैं। इसमें सबसे पहला है या तो एक आईएएस ऑफिसर को हाउसिंग अकोमोडेशन मिलता है या फिर उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। दोस्तों जनरली हर डिस्ट्रिक्ट में एक आईएएस ऑफिसर को एक अलग से बंगला मिलता है, जो आपने देखा होगा कि काफी अच्छा बंगला होता है। लेकिन अगर किसी आईएएस ऑफिसर को कोई बंगला नहीं मिलता है तो फिर उसको HRA मिलता है, जो 24% से 8% तक होता है और यह निर्भर करता है कि आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग कहां पर है। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो 24%, अगर टीयर 2 सिटीज में है तो 16% और किसी रूरल एरिया में है तो HRA सिर्फ 8% ही मिलेगा। इसके अलावा आईएएस ऑफिसर को डियरनेस अलाउंस भी मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है। अब दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर डीए भी मिलता है। जो 7th पे कमीशन था उसने ट्रांसपोर्ट अलाउंस की रकम को नहीं बढ़ाया, लेकिन 7th पे कमीशन ने 125% डीए को ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर अलाउ कर दिया। इसके अलावा आईएएस ऑफिसर को सिक्योरिटी, वर्किंग स्टाफ भी मिलते हैं, एक ऑफिशियल व्हीकल भी मिलता है। आपने कई बार लाल बत्ती वाली गाड़ी या रेड बीकन वाली गाड़ी के बारे में सुना होगा, लेकिन दोस्तों अब रेड बीकन को बैन कर दिया गया है, तो एक आईएएस ऑफिसर को अब सिर्फ एक ऑफिशियल व्हीकल ही मिलता है और यह व्हीकल सिर्फ ऑफिशियल पर्पज के लिए मिलता है। हालांकि काफी आईएएस ऑफिसर इसको पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आईएएस ऑफिसर को इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन अलाउंसेस भी मिलते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस भी रीइंबर्स किए जाते हैं। कई आईएएस ऑफिसर को बाहर पढ़ने के लिए पेड लीव भी मिलती है और अंत में उनको कुछ पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब दोस्तों यह तो बात थी आईएएस ऑफिसर की सैलरी की बात। अगर आप आईएएस ऑफिसर की सैलरी को देखें तो यह कोई बहुत ज्यादा नहीं है। किसी बड़ी कंपनी में डायरेक्टर को एक आईएएस ऑफिसर से भी ज्यादा सैलरी मिलती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट में जो हाई लेवल प्रोफेसर होते हैं या जो PSUs कंपनी के ऑफिसर होते हैं उनको भी आईएएस ऑफिसर से ज्यादा सैलरी मिलती है। इसके बावजूद दोस्तों आईएएस नेशनल सर्विस, प्रेस्टीज इन सब के लिए फेमस है। इस वजह से सबसे ज्यादा कैंडिडेट आईएएस ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं और सबसे ज्यादा लोग आईएएस बनना चाहते हैं। थैंक यू।